नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं हमारे शहर के पूर्व उपसभापति और वार्ड नंबर 29 के पूर्व पार्षद अनिल जी खीचड़। तो सबसे पहले तो अनिल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। अनिल जी सबसे पहले तो आप अपनी बेबाकी के लिए, मुखर बोलने के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो उसी बेबाकी और मुखरता के साथ एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है जी, कि आप पूर्व उपसभापति रहे हैं शहर के। जब आप उपसभापति थे तब भी इतने फेमस नहीं थे जितने आज की तारीख में हैं। तो ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। फेमस एक्चुअल में क्या है, पॉलिटिक्स में हर आदमी का अलग-अलग मोटो होता है। कोई फेमस होने के लिए काम करता है, कोई ज़मीनी स्तर से जनता के लिए साथ जुड़ने के लिए काम करता है। मैंने हमेशा जनता के साथ जुड़ने के लिए काम किया और जब पिछली पूर्व भाजपा सरकार थी, डॉक्टर राम प्रताप जी मिनिस्टर थे, तब भी मैं इसी तरह बेबाकी से पार्षद था और तब ऐसे ही बात करता था और बिल्कुल तब भी हम खूब चर्चा में रहे। और उपसभापति थे तो हम सत्ता के अंदर थे, हमारे पे काम का वर्कलोड ज्यादा था, तो हम सब लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे और जहां भी कोई जनता का मुद्दा होता था उसे समय समय पे उठाया हमने। अनिल जी, ये आक्रोश रैली जो हुई थी 25 तारीख को, ये बेसिकली एक बीजेपी का ही एक सह संगठन कह लें हम या विश्व हिंदू परिषद, उसके जिलाध्यक्ष को धमकी के लेकर हुई। उसमें एक मतलब पूर्व कांग्रेस पार्षद का क्या रोल था, क्या काम था, मतलब आपके नहीं, वहां पहुंचने की वजह? रोल कोई एक्चुअल में मैं कोई कांग्रेस के नाते वहां नहीं गया था और विश्व हिंदू परिषद की जहाँ पे वो बात है जो मुझे बताया गया डॉक्टर बत्रा जी के द्वारा। बत्रा जी मेरे पुराने परम मित्र हैं और जब भी हमें कभी उनसे काम पड़ा तो उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई और आज उस व्यक्ति को अगर मेरी जरूरत थी तो मैं एक मित्रता के नाते वहां गया था और मैंने वहां मंच के माध्यम से ये कहा भी था भी ये कोई ना कांग्रेस का कार्यक्रम है ना भाजपा का कार्यक्रम है। और विश्व हिंदू परिषद भी अपने आप को एक सामाजिक संगठन बताता है। वो कहता है भी हम किसी भी पार्टी विशेष से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हो सकता है वो जुड़े होंगे। लेकिन मैं खाली डॉक्टर बत्रा जी के लिए गया था। उनके मेरे ऊपर व्यक्तिगत एहसान है। हम उनको कोई लोग जाते हैं उनके लिए फोन करते हैं तो वो हमारी बात सुनते हैं। तो आज जब वो तकलीफ में थे तो उनकी मदद करना, उनकी जगह अगर कोई और भी ऐसा सज्जन व्यक्ति होता और आगे होगा तो मैं जाऊंगा भी। अनिल जी, ये जो आक्रोश रैली थी, इसमें कहीं थोड़ा बहुत ये भी देखने को मिला, सुनने को मिला कि ये जाट वर्सेस गणेश बंसल रैली कुछ ज्यादा दिखाई दी। नहीं, एक्चुअल में यहाँ आप गलत हो। अगर जाट वर्सेज ये रैली होती तो जब जाटों के खिलाफ हुआ था और तब जाटों ने स्पेशल कार्यक्रम किया था इसी में, तब शायद वहाँ जो मेरे सुनने में आया कि 1000 आदमियों की भी गैदरिंग नहीं थी। तो इस बार इतनी गैदरिंग क्यों हुई? जाट तो तब भी थे, फिर इस बार के जाट ही क्यों आए? अकेले जाट नहीं थे वहाँ पे ब्राह्मण समाज के थे, बनिया समाज के थे और ओडवंश के बहुत लोग आए थे। और हो सकता है जाट भी हों, जाटों की संख्या हो सकता है उसमें कि अगर मान लो 3000 आदमी है उसमें से 700-800 जाट हो, 1000 जाट हो, वो एक अलग बात है। वो तो खाली मुद्दे को भटकाने के लिए एक राजनीतिक माहौल बनाने का तरीका है। बाकी सब लोग उस एक अन्याय के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, जायज बात के लिए इकट्ठे। अनिल जी, अपन बात कर रहे हैं कि भी अन्याय के खिलाफ हम लोग इकट्ठे हुए, हुए। तो ये ऐसा पहली बार तो नहीं था कि कोई ये अन्याय, अगर हम बात कर रहे हैं अन्याय की, तो ये अन्याय किसी के साथ पहली बार हुआ हो। तो अन्याय तो पहले भी हो रहे होंगे। नहीं तो नहीं, मतलब ये इस बार इतनी भीड़ का मतलब क्या कारण रहा कि भाई? देखिए, दुनिया के अंदर समाज के अंदर एक आम व्यक्ति विशेष कोई फेसबुक पे झगड़ा कर रहा है, कोई यूट्यूब पे अपनी रील चढ़ा रहा है, उन आम आदमी से दो व्यक्तियों का झगड़ा वो आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब भी एक जनप्रतिनिधि जिसे आपने विधायक बनाया और उस लेवल का आदमी जिससे लोग उम्मीदें करते हैं काम करवाने के लिए, समाज के हित के लिए काम करे, और यदि उस लेवल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यदि इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसके खिलाफ आक्रोश होना स्वाभाविक बात है। अनिल जी, एक है ना, जनता एक ये आरोप भी आप पे एक लगता है हम्म, कि मतलब हम बात कर रहे हैं वो तीन की तिकड़ी से लेके और आज हम उस पे आ गए हैं कि जहाँ कहीं भी हम विधायक साहब की बात आती है, उनके कोई खिलाफ कुछ भी होता है, हम्म। तो वहां हमें अनिल खीचड़ जी जरूर खड़े दिखाई देते हैं। नहीं, देखिए, विधायक जी के खिलाफ कोई ये तो है नहीं कि भी मैं वो विधायक बन गए उसके बाद ही हुआ हूँ। जब मैं वो सभापति थे और मैं वाइस चेयरमैन था उस टाइम भी मैंने जो जायज बात थी उनके खिलाफ आवाज उठाई है। ऑक्शनों के अंदर जो वो कर रहे थे उसके अंदर बहुत लोगों ने आवाज उठाई है और मैं अकेला ही नहीं था, शहर के और बहुत गणमान्य लोग थे। ठीक है कि उनकी आवाज को सुना नहीं गया सत्ता की ताकत के सामने, और आज वो खुद विधायक हैं तो हो सकता है उनके सामने जो भी कोई प्रयास कर रहे हैं उनकी नहीं पार पड़े, लेकिन आवाज उठाना
एक आम आदमी का कर्तव्य बनता है, और मैं तो एक राजनीतिक आदमी हूँ, तो बिल्कुल मेरा आवाज उठाना कर्तव्य बनता है। और पर्टिकुलर विधायक जी की बात नहीं है, यदि इसी तरह का कोई भी भाजपा का अन्य व्यक्ति या कोई भी हमारी पार्टी का भी कोई व्यक्ति किसी के साथ इस तरह की, राजनीतिक आदमी यदि कोई दुर्व्यवहार करता है या समाज का प्रतिष्ठित आदमी कोई करेगा, तो बिल्कुल उसके सामने मैं आपको खड़ा मिलूंगा। अनिल जी, एक आजकल बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, एक आपके फतेहगढ़ मोड़ की किसी प्रॉपर्टी को जी लेके। जी सबसे पहले तो विधायक साहब पे और उनके कुछ लोगों पे आरोप लगाए गए। उसके बाद में फिर उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनकी तरफ से नहीं, अपन कहेंगे कि एक बुजुर्ग महिला और लड़के ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके बाद में फिर परसों फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मतलब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको गलत साबित ठहराया गया, उसमें आप पे आरोप लगाए गए। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके फेवर में बोला गया। तो ये क्या मुद्दा है, अभी थोड़ा सा इसके बारे में। वो एक्चुअल में क्या है, मेरे फतेहगढ़ मोड़ पे खंडा साहिब एक चौक बना हुआ है। वो यहाँ पे एक इंद्र सिंह जी सरदार थे, उनके दो संतान थी, एक जीत सिंह उनका बेटा और एक उनकी बेटी। जीत सिंह जी की दो बार शादी हुई थी, पहली शादी का उनका डिवोर्स हो गया, दूसरी उनकी शादी हुई, वो पंजाब में कहीं शायद फरीदकोट के आसपास कहीं उनकी शादी हुई थी। वो शादी उनके उस शादी से एक बच्ची हुई, लेकिन वो उनकी जो बहन थी जो शादीशुदा थी, वो अपने पति को छोड़ के वापिस आ चुकी थी। तो वो बहन अपनी भाभी के साथ वहां घर में उनका रोजाना लड़ाई झगड़ा होता, तो वो वहां से चली गई, उसके पीर वाले उसे ले गए। उसके बाद उस औरत ने वहां जाके दावा किया। दावा जब किया तो जीत सिंह जी यहाँ से पंचायत लेके गए और उस औरत को लेके आए। उस पंचायत में जिन लोगों को लेके गए थे, उनमें से कुछ लोग आज भी जिंदा हैं वर्तमान में। फिर वो यहाँ घर पे 4-5 महीने 6 महीने वो रही यहाँ पे माँ बेटी, लेकिन फिर उनके साथ वही रोजाना की लड़ाई झगड़ा होने लग गया, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला थी, वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहे। फिर वो जीत सिंह जी अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को अपने खेत में डाणी में ले जाके छोड़ दिया उन्होंने। वहां भी वो 6-7 महीने जब रही, तो उसके बाद वहां उनका एक विवाद हुआ जिसकी FIR तक दर्ज है, उसमें लोगों के सिर फूटे हैं। और वो औरत फिर उसके बाद वहां से चली गई अपनी बच्ची को लेके, क्योंकि उसको दिख गया भी इस घर में अभी मेरी पार नहीं पड़ेगी। जीत सिंह जी ने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन उनकी अपने घर में ही, जो क्योंकि वो अपनी बहन से थोड़ा उनका ऐसा ही तो रुतबा था कि वो उनके सामने नहीं बोल पाते होंगे। अब जीत सिंह जी जब गुजर गए, तो उनके बाद जीत सिंह जी की और उनकी बहन की जो प्रॉपर्टी थी, तो उस पे तो जो प्रॉपर्टी उनके पिता से आई है इंदर सिंह से, उस पे तो हक उन दोनों बहन भाइयों का था, या उन दोनों बहन भाइयों के जो वारिस है उनका होगा। उनमें से जीत सिंह जी की मृत्यु के बाद उस बच्ची ने और उस औरत ने 46 बीघा जमीन जो जीत सिंह की वारिस थी उसने अपने नाम चढ़वा ली। और जो ये बुजुर्ग महिला है, इसके पास 36 बीघा एक जमीन थी और 3 बीघा शायद पंजाब में बता रहे हैं। उस 36 बीघा में से एक राजेंद्र सिंह एडवोकेट, राजेंद्र सिंह नाम का एक लड़का जो अपने आप को एडवोकेट बताते हैं, वो जहां वो बुजुर्ग महिला रहती थी अपने भतीजे के पास, वहां से उसको एक आर्म्स एक्ट का कोई मुकदमा बताते हैं हुआ है। उस मुकदमे के अंदर उसको डरा के और हाई कोर्ट का बोल के उसके घर से लेके गया था, और फिर उसके बाद आज तक वो बुजुर्ग महिला उस भतीजे के घर पे नहीं आई, उस राजेंद्र सिंह के पास ही रह रही है। अब उसने डरा के किया, बहला फुसला के किया, कैसे किया, जिस दिन वो हाईकोर्ट का कह के लेके जाता है, अगले दिन ही 36 बीघा जमीन वो लड़का अपने नाम करवा लेता है। और उसके बाद वो कह रहा है कि मैंने मेरी बहन के एक गोदनामा भी लिखवाया है, जो भी है। अब क्या हुआ साहब, उनका एक जो पुश्तैनी मकान था जो इंदर सिंह जी का था, यहाँ ये कच्ची बस्ती थी सारी फतेहगढ़ मोड़, यहाँ कब्जे के प्लॉट थे सारे के सारे। तो इंदर सिंह जी के पास भी एक काफी पूरा का पूरा सर्किल था, जिसके अंदर 5 या 6 7 भूखंड होंगे, चारों तरफ उसके रोड लगती है। वो इंदर सिंह जी का था, और इंदर सिंह जी के 2 संतान, जिसमें से जीत सिंह जी एक्सपायर हो गए, तो उसकी बेटी का भी वो आधा हिस्सा हुआ ना उसमें। अब वो अपना आधा हिस्सा मांग रही है, जबकि इन्होंने जिस दिन मैंने वो वहां उस मीटिंग के अंदर वो बात उठाई थी, उससे 2 दिन पहले 2 व्यक्तियों ने, मौके पे 4 व्यक्ति थे, 4 व्यक्तियों ने बैक डेट के स्टाम्प उस महिला के सिग्नेचर हुए उनको बैक डेट में लिखवाया, बैक डेट में अटेस्टेड करवाया। तब मुझे ये लगा भी हो ना हो इस बुजुर्ग महिला की हत्या हो सकती है, क्योंकि वो 90 साल की उम्र है, कल को उसके कुछ भी हो जाए। तो मैंने उस भावना से भी कम से कम अगर एक स्टेटमेंट देंगे तो मुद्दा उठेगा, उठेगा तो लोग जो उनके जायज वारिस हैं उनको भी बात का पता चलेगा। उससे उनको क्या हुआ, भी उन्हें देखा भी हमने जो स्टाम्प लिखाए थे वो तो हमारे खत्म हो गए। क्योंकि जब वो बुजुर्ग महिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आए, तो जो बुलवाना चाहते थे उनसे भी हमने मकान इनको बेच दिया, वो बोली नहीं। उन्होंने कहा भी मकान मेरे पास ही है, मैंने खाली मकान में 2 बार सार संभाल के लिए दिया है। अगर उन्होंने मकान, जबकि हमारे मेरे वार्ड के वकील महोदय हैं, उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख में मैंने खरीद लिया, ये कह के उन्होंने, उनके परिवार ने वार्ड में लड्डू बांटे हैं सही में।
सही में लड्डू बांटे हैं। 15 दिन तक उसके आगे पीछे वहां घूमे हैं, अभी मैंने ले लिया, इधर मैं कोठी बनाऊंगा, इधर मैं पार्क बनाऊंगा, इस तरह का। तो मेरा तो खाली यही कहना है भी जो वो बच्ची है जो जीत सिंह की वारिस है, जब अगली कह रही है कि मेरा डीएनए जांच करवाएं, तो डीएनए करवाएं जांच। डीएनए जांच करवाने जैसी बात वो कह रही है, इतनी ठोस मजबूत बात, तो वो वारिस है काफी तभी तो। कागज भी लेके बैठे थे जब वो हाँ, हाँ। और उसने 46 बीघा जमीन, उसके 1.5 साल हो गया आज नाम हुए। तो अगर वो गलत है, वो बुजुर्ग महिला से ये कहलवा रहे हैं कि अभी जी वो वारिस नहीं है, अगर वो वारिस नहीं है तो आज 1.5 साल हो गया उसको 46 बीघा जमीन नाम हुए। नाम कैसे होगी वो जमीन? क्यों नहीं बोले ये? अब उनको ये लग रहा है कि अभी ये मकान हम सारा का सारा हड़पे कैसे भी, कुछ लोग जो उस बुजुर्ग महिला को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा तो उन्हीं के खिलाफ आवाज है भी, मैं ये गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहा हूं। चलिए अब अपन आते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं, कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पे। जी। और अगर अब नगर परिषद चुनावों की, क्योंकि अब चर्चा चल पड़ी है तो उसकी भी बात कर रहे हैं, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि साहब गणेश जी की बनेगी कि डॉक्टर साहब की बनेगी। मतलब अभी भी हम मतलब कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ही रख के चल रहे हैं। तो उसके लिए मतलब कांग्रेस कुछ कर रही है, या कांग्रेस तो सिर्फ उनका खेल देख रही है कि अपन उसके हिसाब से पत्ते खोलेंगे, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चला रखा है। बकायदा मंडल अध्यक्ष सब बन चुके हैं, मंडल अध्यक्षों को बकायदा हमारे बीएलए बन चुके हैं, और बकायदा हर वार्ड पे एक बूथ पे 13-13 आदमियों की टीम तैयार हो चुकी है, बिल्कुल जेन्युइन। उनके सिर्फ मोबाइल नंबर सब कुछ उनके हमारे प्रदेश कार्यालय में पहुंच चुके हैं, और बीएलए हमारे सभी बूथों पे बीएलए बन चुके हैं। बिल्कुल हम लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाली हू हल्ला करने से ही कई बार सारे काम हल नहीं होते। और रही बात इन दोनों की लड़ाई भी, इधर गणेश जी की बनेगी या डॉक्टर साहब की बनेगी, तो वो तो जनता जनार्दन है साहब, अगर वो जिनका भी बनाना चाहे तो वो बिल्कुल बोर्ड बनेगा। बाकी मुझे लग नहीं रहा है अभी ये सरकार जल्दी से चुनाव करवाएगी। चुनाव पिछले नवंबर में होने थे, अभी ये अगले नवंबर का बोलने लग गए। पहले मिनिस्टर साहब ने दिया था, अभी पीछे पंचायती राज मंत्री जी ने ये कह दिया कि 2026 में करवाएंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन अभी 3-4 साल डिले हैं, क्योंकि अब ताजा ताजा है कि महाराष्ट्र में इनको करवाने पड़े, वो कोर्ट तो के हाई कोर्ट का आदेश है। आदेश था, तो वो अब उस हिसाब से बहुत ज्यादा डिले मुझे नहीं हाँ लगता ये कर पाएंगे। हाँ, चलो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो जनता को उनका जनप्रतिनिधि मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो ये एक्चुअल में काफी सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछा जा चुका है, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि आपके नगर मंडल की टीम और बीएलओ तक आपकी सब तैयार हैं टीमें। तो ये जो पुराने पार्षद, वापस वही बात आती है कि जो पुराने पार्षद थे, तो इसमें मतलब देखिए ये डिसीजन, मतलब आप है ना, ये जवाब कई बार आता है कि साहब ये जिलाध्यक्ष जी लेंगे या जो भी आएगा, लेकिन पर्सनल रूप से अगर ये आपको दिया जाए कि सब अनिल जी, क्योंकि आप पूर्व उप सभापति रहे हैं, आप सबको जानते हैं सबको, तो ये अगर आपको दिया जाए कि भी आप, तो आपका क्या डिसीजन होगा? उन पुराने पार्षदों को आप टिकट देंगे, या कुछ लोगों को देंगे, या किसी को भी नहीं देंगे जो छोड़ के चले गए कांग्रेस को? देखिए, जिस भी व्यक्ति ने पार्टी व्हीप की अवहेलना की थी, अगर मेरे हाथ में हो तो मैं किसी एक को नहीं दूं। लेकिन राजनीति के अंदर क्या होता है साहब कि सत्ता में तालमेल बैठाना पड़ता है। हाँ, जो लोग लोकसभा इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में हमारे साथ थे, उनके प्रति विचार किया जा सकता है, लेकिन जो उन चुनाव में भी खिलाफ थे और पार्टी के व्हीप की अवहेलना की, उनकी लगभग संख्या 30 के आसपास है। तो बिल्कुल मैं तो एक को भी नहीं दूं, और मैं तो प्रयास करूंगा लास्ट तक। और पूरे जो भी जितने हमारे बीएलए बने हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो भी यही चाहते हैं भाई, यदि आप उन लोगों को दोबारा आगे ले आएंगे तो जो नया वर्कर एक तैयार हो रहा है जिसकी चुनाव लड़ने की इच्छा है, वो कब आगे आएगा? फिर ये तो कुंडली मार के बैठने वाली बात होगी, इधर का राज आया तो इधर मजे ले लिए, इधर का राज आया तो इधर मजे ले लिए। तो ये तो मैं तो किसी भी हाल में लास्ट तक इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, और उन कार्यकर्ताओं के साथ हूं, उनकी आवाज बनकर उनके लिए लड़ूंगा। तो अगर नए कार्यकर्ताओं को भी आप टिकट देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो पुराने लोग हैं, जिनका देखिए पैठ तो उनकी वार्ड में थी जब भी वो जीते थे, तो वो खिलाफत नहीं करेंगे, उसका कहीं ना कहीं फायदा किसी तीसरे आदमी को मिलेगा, ऐसा नहीं देखो, महसूस होता? उसमें दो बात होती है। पैठ एक तो होता है कि एक आदमी पहली बार चुनाव जीता, आप उसको पैठ मान रहे हैं। एक हो गया भी एक आदमी एक ही वार्ड से 3 से 4 बार चुनाव जीत रहा है, उसकी तो आप पैठ वाली बात कर सकते हैं कि उसके रिलेशन हो सकते हैं, पैठ हो सकती है, वो 4 बार से नहीं आ रहा, 5 बार से नहीं आ रहा। लेकिन एक व्यक्ति एक ही बार जीता है और वो अगली बार चुनाव लड़ रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका वार्ड में विरोध नहीं होगा? उस बात की क्या गारंटी है कि उसका वार्ड में विरोध नहीं होगा? उसके विरोध करने ना करने से मुझे नहीं लगता कुछ होगा। और रही बात, हम यही चाहते हैं भी नए लोगों को मौका मिले, चाहे वो चुनाव हारें,
हार या जीत से सभी चीजें आप राजस्थान में 200 विधानसभा की टिकटें हैं, भाजपा और कांग्रेस बांटती है, क्या 200 जीतती है क्या? सभी बिल्कुल टिकटें नहीं जीतने जीतती। के लिए नहीं दी जाती साहब, अपने कार्यकर्ताओं के लिए दी जाती है। हम ये चाहते हैं कि नए बच्चों को मौका मिले, नए लड़कों को, नए नौजवानों को मौका मिले, वो आगे आए। हार और जीत तो बाद की बात है। मेरी तो पार्टी से यही डिमांड रहेगी। एक चीज और अपन कह रहे थे कि अभी आपने कहा कि लोकसभा चुनावों में जैसे 200 लोकसभा की बात करें तो 25 की 25 भी कहीं एक पार्टी में नहीं जाती। और वो आपकी बात मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो इंदौरा जी हालांकि ठीक है जीते और सब कुछ था, लेकिन मेरा फिर भी मानना था भी टिकट डिक्लेयर हुई थी तो मैं उन 25 टिकटों में एक वीक टिकट मैं मान रहा था। लेकिन मतलब वो सर्कमस्टांसेस या जो वो होती है उसके हिसाब से फिर हो रहा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा था, हालांकि ये बीजेपी से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि आप राजनीतिक आदमी हैं तो धर्मेंद्र मोची जी जिनका हम मान रहे थे कि सफर लगभग अब खत्म सा हो गया है, इस पीलीमंगा जो चेयरमैन चुनाव ने वो जान फूंक दी उनके अंदर, वो वापस से अगले 10-15 साल के लिए जीवित हो गए। तो मुझे, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे भी ये लग रहा था कि ये जो आक्रोश रैली थी, ये हमारे जो बीजेपी कैंडिडेट थे, प्रत्याशी थे, कि उनके पास भी एक अच्छा मौका हो सकता था एक खुद की इमेज का या एक वो करने का, लेकिन वो फिर भी बिहाइंड द कर्टेन ही ज्यादा नजर आए, वो इतने ज्यादा एक्टिव वहां नजर नहीं आए। जो चीजें उनको बोलनी चाहिए थी वो बलवीर जी के द्वारा बोली गई या और लोगों के द्वारा बोली गई। देखो, उसमें दो बात होती है साहब। कभी शहर के अंदर एक चर्चा ये भी हुई थी, जब वो एसपी को ज्ञापन देने गए थे तो उनकी फोटो साथ में डॉक्टर बत्रा जी के साथ आई थी। तो उसमें ये भी बातें हुई थी कि अभी ये जानबूझ के ये करवा रहे हैं। गणेश जी के आदमियों ने भी ऐसा ही प्रयास किया। शहर के कई लोगों ने अपनी तरफ से ये बातें बनाई जो उनको नहीं चाहते। कोई मुझे नहीं चाहता, कोई आपको नहीं चाहता, कोई अलग अलग आदमी के अलग अलग। तो ये भी चर्चा चली थी कि वो लोग उनके साथ हैं, ये करवा रहे हैं ये सारा काम। तो हो सकता है वो इस बात को सोच के आगे नहीं आए हो, ये भी बात हो सकती है। हाँ, सभा स्थल पे वो मौजूद थे, सामने नीचे बैठे थे। अब क्या बोले क्या नहीं बोले, मेरे आने के बाद मैं वहां से आ गया था उसके बाद। और मेरे हिसाब से अब उस डिसीजन को, उनको तो ये लग रहा होगा कि मैंने सही लिया है, और कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि उनको आगे आना चाहिए था। मेरे हिसाब से अगर वो शायद आगे आते तो ये जातिवाद वाला मुद्दा जो आपने मुझसे अभी ये जाट और गैर जाट का सवाल किया था, शायद ये फिर लागू हो जाता। ऐसे तो बलवीर जी भी बोले ही, काफी बोले। हम्म। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा था कि बलवीर जी बिश्नोई हैं सर। हाँ जी, और एक जाट अगर कोई बात कहता है, हालांकि कुछ लोगों ने, मैंने सुना है कि वहां ऐसे एक दो उलझुल बयान दिए हैं, बयान उनकी दिए, मैं फेवर नहीं करता। गलत बोलना गलत है, चाहे आप कहीं भी हो, आपको मर्यादा में वो रह के यंग बात ब्लड था करनी साहब चाहिए। तो फिल्मी चलो, में। जो भी है, यंग ब्लड है तो उसको अधिकार नहीं मिलता किसी को भी कोई गाली निकालने का या किसी के बारे में गलत बोलने का। चल एक पर्सनल आपसे, आपने बताया डॉक्टर साहब आपके मित्र हैं काफी अच्छे, लेकिन उस मित्रता को हम एक बार साइड में करते हैं, ठीक है। और ये क्या हुआ, मतलब है ना, भी धमकी दी गई या नहीं दी गई, इस बात पे भी हम नहीं आते। लेकिन मतलब जनता के जो दिमाग में, जब तक मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे भी दिमाग में ये चीज आई, जनता के भी, जैसे काफी लोगों से मिलते हैं, तो जब तक ये था कि धमकी दी गई या नहीं दी गई, तब तक जनता को शायद बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। जनता को फर्क पड़ा जब वो पैमाइश के लिए नगर परिषद जो कर्मी पहुंचे, जनता को फर्क तब पड़ा कि तो भी ये गलत है। आप पर्सनली इस पे क्या सोचते हैं, आप दोस्त के हिसाब से ना बताएं, क्योंकि उसमें एक चीज और कहूंगा आपको कि सुमित जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसके अंदर ये बताया गया कि भी एक हमारे पास में शिकायत भी थी पहले और उस पे हमने ये एक्शन लिया। मतलब इस पूरे एपिसोड पे आपका क्या कहना है? सुमित जी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी थोड़ी सी। उसके अंदर मुझे तो ये लग रहा था, लोगों को लगे नहीं लगे, भी कुछ चेहरे ऐसे बैठे थे शहर के गणमान्य लोग अलग अलग समाज से, कि जैसे ऐसे लग रहा था जैसे उनको धक्के से बैठा रखा है। वो ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके चेहरे से ऐसे भाव आ रहे थे कि हम बैठना नहीं चाहते हैं, ये हमारे को मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। वो बोले भी नहीं कुछ, और उनमें से यदि कुछ एक दो बोले हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनका मन था, क्योंकि इस तरह के मुद्दे पे कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम एक गलत आदमी का साथ दें। और डॉक्टर साहब की जहां तक बात है कि मेरा मित्रता नहीं हो, तो भी ये बात आपकी सही है कि वो जो गाली निकाली थी, इस बात तक जनता को सही में ही ये लग रहा था कि पता नहीं निकाली है कि नहीं निकाली, क्योंकि सबूत था नहीं। खाली आपको व्हाट्सएप कॉल, एक कॉल आई है, यही था। कॉल पे बोले क्या है, ये किसी के पास कोई सबूत नहीं था, तो माने भी क्यों जनता। लेकिन जनता ने जब वो वीडियो बाहर आई
पैमाइश वाली, तो जनता को रोष हुआ। बिल्कुल मेरे वार्ड में अरोड़ वंश के लगभग 1100 वोट है। और मैं बहुत लोगों से उसी दौरान 2-3 डेथें हुई, तो मैं शमशान घाट में लोगों से मैंने चर्चा की, तो लोग दबी जबान में विरोध कर रहे थे, लेकिन वो ये भी मानते हैं साथ में भी मेरा थड़ा भी बड़ा हुआ है, मेरी भी दुकान 1 फुट आगे हो सकती है, तो लोगों को एक भय भी था। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग इस वजह से नहीं, अगर हम नियम के हिसाब की बात करें तो मेरे ख्याल से 100 में से 90 या 95 घर, अगर हम हनुमानगढ़ की बात करें, वो पूरा नियम अनुसार नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उस जमाने में, उस टाइम में, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले ऐसी पॉलिसियां नहीं थी, और थी तो उनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता था। इसलिए वो लोगों ने अपनी मर्जियों से, जो लोगों को देखा देखी दूसरे बनाते थे वैसे बना लिए। अब आज फिर आप उस बात पे किसी आदमी के साथ ज्यादती करें तो वो गलत है, वो चाहे कोई भी हो। सारी चीजें विधायक जी की भी सही नहीं होंगी, सारी चीजें हमारे विधायक जी की भी सही नहीं होंगी, सारी चीजें डॉक्टर साहब के भी घर की सही नहीं होंगी। तो खाली वो एक आम आदमी को दंड मिलेगा, ये कौन से कानून में लिखा है? चलिए, एक सवाल अभी बैठे बैठे बिल्कुल दिमाग में आया, और मतलब मेरे को खुद को सवाल को सोच के हंसी आ रही थी, लेकिन पूछ लेता हूँ आपसे। जी। अगर इन नगर परिषद चुनाव हो जाते हैं, हम ये मान लेते हैं कि नगर परिषद चुनाव हो गए, और तीनों को ही, मतलब तीनों से मतलब मैं एक बार विधायक जी को अलग कर रहा हूँ, बीजेपी को अलग कर रहा हूँ, और कांग्रेस को अलग कर रहा हूँ, तीनों को अगर इस हिसाब से सीटें आती हैं कि हमें किसी ना किसी का तो साथ आपस में लेना ही पड़ेगा, तो क्या कांग्रेस, तीनों को मान लो 20-20 आ जाए, हाँ ठीक है, तो क्या कांग्रेस, मतलब आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ, क्या कांग्रेस विधायक जी का साथ फिर से लेना चाहेगी? वो तो क्या पता, कांग्रेस को विधायक जी से पहले कोई और 10 लोग आ जाए, विधायक जी के देने से पहले ही क्या पता को 11 व्यक्ति कहीं और से निकल के आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर वो तो कानून लागू नहीं होता, दल बदलू वाला, तो आ सकते हैं कहीं से भी। और रही बात, ये डिसीजन जो है, ये एक्चुअल में उस समय शायद मेरे लेवल का नहीं होगा, ये डिसीजन सही में पार्टी के बड़े लेवल तक होगा, प्रदेश लेवल तक का होगा, जिला लेवल तक का होगा। तो वो तो बातें सही में तो वही तय करेंगे। मैं आपको आज ऐसे ही मतलब ऐसे झूठ बोल के चला जाऊं यहाँ से, या अपनी बड़ाई के चक्कर में कोई झूठ बात नहीं, ये डिसीजन तो देखिए बिल्कुल उस टाइम पे तो ये डिसीजन लोकल लेवल से चला जाता है, हाँ। लेकिन फिर भी मतलब है ना, अभी आप लोग क्योंकि लोकल लेवल पे बैठे हैं, आप लोगों ने जो यहाँ हुआ वो सारा आप लोगों के साथ में ही हुआ, तो मतलब उस केस में भी आप लोगों से भी अगर पूछा जाएगा तो आपका क्या? हमारा तो अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं तो ये कहूंगा, अभी चाहे दोनों तरफ 20-20 है, उन 20-20 में से जो पार्षद जीत के आए वो कौन से ग्रुप के अंदर अच्छे लोग ज्यादा हैं, जो कल को बिकाऊ नहीं हो, जो कल को भ्रष्टाचार नहीं करें। ऐसे जिस ग्रुप में अच्छे लोग होंगे जो कल को शहर का हित ढूंढे, ना कि अपनी ठेकेदारी चमकाने के चक्कर में रहे, ऐसे चाहे किसी के भी साथ हो, तो मैं तो ये राय दूंगा भी अगर है तो बोर्ड बनाना हो तो बनाए। जब भाजपा खुद पीलीभंगा में कांग्रेस के समर्थन से बना सकती है, तो कांग्रेस को यदि कल को कोई 11 आदमी टूट के आ रहे हैं तो क्यों नहीं स्वागत करेंगे। लेकिन फिर भी हम ये जरूर करेंगे कि हम उनके चरित्र का, उनके आगे पीछे का जरूर प्रयास करेंगे भी अच्छे व्यक्तियों को ले लेंगे या समर्थन दे देंगे। वो तो दोनों तरफ एक जैसी बात लागू होगी ना साहब। आप अगर लेने के लिए तैयार हो तो हो सकता है कल को आपको यही कंडीशन देने पे लागू हो जाए। एक आखिरी सवाल आपसे, एक जब अविश्वास प्रस्ताव आया था आपके खिलाफ, तो एक तो मेरे ख्याल से शायद ये अविश्वास प्रस्ताव उपसभापति के खिलाफ तो शायद पहली बार ही बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब बड़ा वो हुआ था कि सब मतलब है ना, बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से एक अलग व्हिप जारी किया गया, तो वो कहानी भी थोड़ा सा आपके मुंह से ज्यादा हमें ठीक लगेगी। बीजेपी की तरफ से तो कोई व्हिप जारी नहीं, वैसे मतलब बीजेपी ने तो क्योंकि वो सुमित जी ज्वाइन कर चुके थे, और वो मतलब है ना भी उनका कोई बीजेपी के तो सभी लोग चले ही गए थे उनके साथ। डॉक्टर साहब ने जो 5-7 अपने लोग थे, उनके पास बचे क्या थे? डॉक्टर साहब के पास तो शायद 4 या 5 लोग थे बस। तो उनको मतलब ये कहा गया कि आपने नहीं, तो उन लोगों ने ना तो मुझसे उस समय कोई संपर्क किया, और ना वो वहां वोट डालने वाली जगह पहुंचे। मतलब कहा तो वो ना पक्ष में थे ना वो विपक्ष में थे, वो अपने घरों पे थे। तो उनका वोट भी वैसे कानूनन वो एक तरह से अविश्वास के पक्ष में नहीं मान के विपक्ष में माना गया। और अविश्वास की जो बात थी वो एक्चुअल में क्या, मैं हाईकोर्ट में लड़ रहा था, मुझे पता था भी अविश्वास आएगा, क्योंकि जब मैं हाईकोर्ट चला गया तो, और मुझे हाईकोर्ट जाना ही था कानूनन, तो वो
चार्ज जो मुझे ही मिलना था, लेकिन ये बैक डेट में पहले ला चुके थे, तो इनके पास और कोई चारा नहीं था, इन्होंने अविश्वास लाना ही था, ये ले आए। और वो मुझे पहले ही दिख रहा था, इसीलिए मैंने, जब मुझे लीलावाड़ी विधायक जी ने बुलाया कि मैं किसी को फोन करूं, तो मैंने उनको मना कर दिया कि आप, कोई मतलब नहीं है। फिर भी उन्होंने 10-12 लोगों को, जो अपने, उनको ये लग रहा था कि ये चलो मेरे खिलाफ तो हो गए लेकिन शायद अब साथ में रहेंगे, किया, लेकिन उनका मान सम्मान उन लोगों ने नहीं रखा। उन लोगों के सामने वो ठेकेदारी, उन लोगों के चेक, उन लोगों के निजी स्वार्थ ज्यादा, उनको ऐसे लगा भी वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा रहे। मतलब राजनीति के लिए कहा जाता है कि यहाँ मतलब है ना, दोस्ती और दुश्मनी वक्त के हिसाब से देखो, हर आदमी का अलग अलग सिद्धांत होता है, कुछ लोग इस पे फॉलो करते हैं, कुछ लोग अपने जमीर पे रहते हैं। जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो लोग उस सिद्धांत की ज्यादा फॉलो करते हैं, वो बहाना ले लेते हैं, जब मौका आता है तो बोले जी सभी करते हैं। मेरे अभी तक तो रीढ़ की हड्डी कायम है, और बिल्कुल। और रही बात, आपने एक बीच में सवाल पूछा था कि आप गलत काम के और सही काम के, आर्य समाज मंदिर वाला इशू हुआ था, मैं तब भी खिलाफ बोला था, मेरे स्टेटमेंट है। मैं जिस दिन हमारे घर पे शादी थी, जिस दिन वो उनका टाउन थाने का घेराव हुआ, तो मैंने मेरे फादर साहब को स्पेशल शादी में से बीच में से भेजा था, क्योंकि मैं, मेरे भतीजे की शादी थी और सारा कार्यक्रम मैं ही देखा, तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन मेरे फादर साहब को भेजा। और ये जो गुड़ मंडी वाला प्रकरण चल रहा है, इसके बारे में पब्लिकली बोलता हूँ जब भी मुझसे कोई सवाल पूछता है। आप ये देखिए, भी गुड़ मंडी के जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो पिछले 70 सालों से वहां बैठे हैं, उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है। पहले आपने वहां बैरिकेड्स लगाए, पहले ये समझौता हुआ भी हम नाइट में खाली ट्रक आ सकते हैं, चलो अच्छी बात थी, दिन में नहीं आना चाहिए, नाइट का हो गया। फिर आपने नाइट बंद कर दिया। फिर उन्होंने हाई स्कूल के आगे, जहाँ कम से कम 50-60 फीट की रोड है, वहां एक साइड में वो रात को ट्रक लगाते थे और अपना माल उतारते और सुबह पिकअप में ले आते थे। फिर आपने क्या किया, गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने अभी अभी आपने देखा होगा बैरिकेड्स लगे हैं। मतलब सिर्फ उस कोल्ले वाली गुड़ मंडी को सक्सेस करना है, भी वो वहां भाग जाए कैसे करके। अब देखते हैं, वो व्यापारी ज्यादा हिम्मत वाले हैं कि जो भगाने वाले हैं वो ज्यादा हिम्मत वाले हैं। और ये यारे समाज मंदिर में आप देख लो, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सबको पता है कौन कहाँ बैठा है, बकायदा फेसबुक पे स्टेटस लग रहे हैं, कोई नहीं है देखने वाला। ये तो ये कहीं ना कहीं मतलब हम ये कहें कि भी बीजेपी जो हनुमानगढ़ बीजेपी है, उसकी मैं खाली एक प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब हनुमानगढ़ बीजेपी संगठन की बात कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं मतलब वीक है, आपकी सरकार होने के बावजूद अगर ये सब चीजें अगर आपके हिसाब से शहर में हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन की कमी या कमजोरी तो बिल्कुल दिखाई साहब, रही है। बिल्कुल कोई सरकार नहीं है, पर्ची वाले सीएम है, पर्ची वाली सरकार है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। मिनिस्टर कह रहे हैं विधायकों को कि हमारी नहीं चलती, विधायक कह रहे हैं हमारी नहीं चलती। अब इस बात से पब्लिक को थोड़ी मतलब है साहब, पब्लिक ने आपकी सरकार ला दी, आप काम करवाओ ना। ये बहाना आप कब तक मारोगे। कोई कह रहा है पोपाबाई का राज है, कोई कह रहा है क्या है। मतलब ये बात सुनने के लिए पब्लिक ने वोट थोड़ी किए थे आप लोगों को। आप काम करवाओ, वो आपकी काबिलियत, आप कैसे करवाओगे। यहाँ सब पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी आ गई है और पूरी कमान दिल्ली से चल रही है, सरकार पूरी तरह फ्लॉप है। एक भी ऐसी योजना नहीं लेके आ पाए जिससे जमीन से जुड़े हुए गरीब आदमी को फायदा हो। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो कितनी योजनाएं चलाई थी, वो योजनाएं सब बंद कर दी। चिरंजीवी के अंदर भी आप देख लेना, आप चिरंजीवी में आज 100 के 100% लोगों का 800 रुपए देने के बावजूद भी बीमा नहीं हो पा रहा। और आरजेएचएस है, उसको आधी से ज्यादा फेल कर दी। पीछे आपको पता होगा हड़ताल की थी मेडिकल स्टोर वालों ने, पूरा राजस्थान के अंदर बुरा हाल था। तो ये हर ऐसी योजना, खाद्य सुरक्षा में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि आपको और जोड़ने चाहिए थे। यदि आपको गलत लग रहा है, सर्वे करो, जिनके घर पक्के हो गए, जो पैसे वाले हो गए, जिनकी आर्थिक स्थितियां ठीक होगी, उनके काटो, लेकिन नए जोड़ो तो सही। बिल्कुल। सारी दुनिया, सारा देश, पूरा पूरा का पूरा देश और हमारी स्टेट तो खास तौर से, आम आदमी लोन पे चल रहा है साहब। सही में उसके पास खाने के कणक के पैसे नहीं है, आटा पिसाई वाले पैसे नहीं है। ये आप जब जमीन पे जाओगे ना, आपको तब पता चलेगा। मैं जमीन पे रहता हूँ, जमीन के गरीब लोगों से, जरूरतमंद से, जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उनसे जब आप चर्चा करो, आप जाके, बहुत बुरे हालात है। और यही हालात मध्यम वर्ग के, भूल नहीं पा रहे हैं लोग। नहीं, पर अगर आपके हिसाब से बात करें, लोग मतलब निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग अगर इतना ज्यादा त्रस्त है, फिर बीजेपी की
सेंटर में 3 बार सरकार आना, फिर राजस्थान में सरकार आना, जबकि अशोक गहलोत का देखिए बिल्कुल, मैं खुद मुझे नहीं कहना चाहिए एज ए पत्रकार, लेकिन अगर मैं कहूँ तो बहुत बढ़िया कार्यकाल मैं मानता हूँ जो अशोक गहलोत का 5 साल का कार्यकाल रहा। और कहीं ना कहीं हम ये मान रहे थे कि ये सरकार शायद पहली बार ऐसा राजस्थान में होगा कि ये रिपीट हो जाएगी, लेकिन चलिए वो टिकट गलत बांटे गया, जो भी चलो कारण रहे। चलिए अनिल जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी ये सुनने में आ रहा है कि अभी कांग्रेस में भी अब कुछ संगठन में बदलाव के हाँ, संगठन के बदलाव में हम भी सुन रहे हैं, भी संगठन में जल्दी बदलाव होंगे और जिनके कार्यकाल पूरे हो चुके हैं उनको बिल्कुल बदला जाएगा और बदलना भी चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। चाहे वो भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि बुजुर्गों का और नौजवानों का एक सामंजस्य बिठा के और इस तरह की टीम तैयार करें जिससे आने वाले इलेक्शनों में, पंचायती राज में, नगर निगम के इलेक्शनों में हमें फायदा हो। नहीं, चलो ये मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा कि भाई हम कह देते सुरेंद्र दादरी जी ने, हम उन पे नहीं, आरोप मैं नहीं लगा दादरी रहे। जी की बात नहीं नहीं नहीं, कर रहा। मतलब मैं, मेरा जी सवाल है आपसे कि भाई दादरी जी हम कहते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनकी बात अच्छे काम से कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन अगर दादरी जी नहीं, तो अगर आपसे सजेशन मांगे जाए, डोटासरा जी आपको कहेंगे यार अनिल जी आप कुछ सजेस्ट करें। डोटासरा जी जब मुझे यदि ये बात कहेंगे तो बिल्कुल मैं उनको सजेशन करूंगा। ये बात माइक पे बोलने वाली नहीं है, ये बात तो बिल्कुल बंद कमरे में होने वाली बात है। ये राजनीतिक बातें होती हैं, सभी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम, हमारी भी एक मर्यादा होती है बोलने की। तो बिल्कुल पूछेंगे तो हम उन्हें अच्छे आदमी का, अच्छे व्यक्ति का नाम देंगे समय आने पे। चलिए बहुत अच्छा लगा अनिल जी से चर्चा करके, और काफ़ी, क्योंकि जिस हिसाब से ये जाने जाते हैं बेबाकी के लिए, मुकरता के लिए, इन्होंने सारे जवाब भी उस हिसाब से ही दिए। आप लोग भी बने रहें, देखते रहें आवाज़ 24। और एक बार फिर धन्यवाद अनिल जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।